कहानी की शुरुआत घने जंगलों के ऊपर से तेजी से उड़ते एक आर्मी के हेलीकॉप्टर से हुई, जिनका लीडरबर्ग नाम का एक बेरहम सैनिक था। जल्दी ही समझ में आया कि वह यहाँ एक बेहद ही खतरनाक मिशन को अंजाम देने आए हैं। लीडर के इशारे पर सभी नीचे उतरे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि उनका सैंपल अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इन सैनिकों को भेजने वाली कंपनी के सीईओ क्लेयर और उसका भाई ब्रेड उन्हें लाइव देख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि आसपास के सारे भेड़ियों को किसी अनजानी ताकत ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। जल्दी ही उन्होंने इलाके की खोजबीन शुरू कर दी। अगले ही पल लीडर के इशारे पर सारे सैनिकों की नजर घने जंगलों के बीचों बीच गई। घने कोहरे के बीच उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखाई दी, जो जल्दी ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। लीडर ने स्नाइपर राइफल के स्कोप से देखने की कोशिश की और बिना सोचे समझे गोली चला दी। लीडर के इशारे पर सारे सैनिक घने जंगल की ओर बढ़ने लगे, बिना यह सोचे समझे कि कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तभी लीडर को अगले ही पल जमीन पर किसी विशालकाय जीव के पैरों के निशान दिखाई दिए, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि इंसानी हाथ उसके आगे कुछ भी नहीं था। अभी वह इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों में आहट हुई। सबने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन अगले ही पल दरअसल वो सिर्फ घबराए हुए हिरणों का झुंड मात्र था। अभी उन्होंने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि अगले ही पल एक विशालकाय भेद दिया, जिसने पलक झपकते ही एक सैनिक को दबोच लिया। टीम ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी पल लीडर ने जो देखा उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ये एक उड़ने वाला विशालकाय भेदिया था। उस भेदिये का आकार किसी दैत्य जैसा और रफ्तार बिल्कुल चीते जैसी थी। उधर क्लेयर और ब्रेट ये सब लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि अब उस भेदिये पर उनके फार्मूले का असर पूरी तरह हो चुका है। सैनिक एक एक करके उस बेरहम भेदिये का शिकार बनते जा रहे थे। एक सैनिक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लीडर किसी तरह अभी तक खुद को बचाए हुए था। चारों तरफ उसके मारे गए साथियों के मांस के लोथड़े पड़े थे। गन ताने कांपते कदमों के साथ उसने आगे बढ़ने की सोची, लेकिन जल्दी ही लीडर ने पाया कि उसके साथी अब महज लाश के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं थे। अभी लीडर खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि तभी उसका सामना उस भेदिये से हुआ। उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन भेदिये पर इसका कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे लीडर तेजी से भागा और पायलट से मदद मांगी। भेदिये उसके ठीक पीछे था, इससे पहले कि वह भेदिये का शिकार बनता। तभी मौके पर एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। सैनिक ने तुरंत मशीन गन से भेदिये पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। भेड़िया का ध्यान भटका और अगले ही पल वो हुआ जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। अगले ही पल भेड़िया ने चीते की फुर्ती से छलांग लगाई और सीधे हवा में उछलकर गनर को ही दबोच लिया। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा। तेजी से गिरता हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर सीधे पहाड़ से टकरा गया और एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। दूर खड़ा लीडर सिवाय देखने के कुछ और नहीं कर सका। तभी कोई चिपचिपा पदार्थ उसके कंधे पर आ गिरा। भेड़िया ठीक उसके पीछे था। एक जोरदार दहाड़ के साथ भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया। दरअसल उनकी एक गलती ही इंसानियत के विनाश की वजह बन गई थी। 1993 में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक खोजी जिसका नाम क्रिस्पर था। इस तकनीक से जीन बदलकर लाइलाज बीमारियों का इलाज करना संभव हो गया, लेकिन 2016 में अमेरिका की सरकार ने इसे बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब कहानी वर्तमान समय की है। अंतरिक्ष में एथना एक नाम का एक स्पेस स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहाँ के सभी लोग मर चुके हैं। सिर्फ एक महिला कैरी जिंदा है। वह कंट्रोल रूम से मदद मांग रही है, लेकिन उसका बॉस उसे बचाने से पहले एक शर्त रखता है। उसे पहले म्यूटाजेन के सैंपल लाने होंगे। डरी हुई होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए कैरी स्टेशन के अंदर जाती है और किसी तरह तीनों सैंपल हासिल कर लेती है। लेकिन तभी एक खतरनाक चीज उसे देख लेती है। एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था, जिससे एक डरावना म्यूटेटेड चूहा बन गया है, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका है और कैरी का पीछा कर रहा है। कैरी जान बचाने के लिए भागती है, आग और टूटे हुए मलबे के बीच से निकलते हुए। आखिरकार वह किसी तरह एस्केप कैप्सूल तक पहुंच जाती है और उसमें बैठकर निकल जाती है। पीछे से स्पेस स्टेशन जोरदार धमाका साथ फट जाता है। डॉक्टर ने चैन की सांस ली ही थी, तभी एस्केप का कांच टूटा और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कैप्सूल आग के गोले में तब्दील होकर मलबे में बदल गया और कैरी की मौत हो जाती है। उसके टुकड़े धरती पर गिरते हैं। दूसरी तरफ इस दुर्घटना से पूरी तरह बेखबर हमारी कहानी का मुख्य किरदार डेविस एक प्राइमेटोलॉजिस्ट है, यानी बंदरों पर रिसर्च करने वाला। हालांकि वो कभी अमेरिकी सेना के विशेष बलों का सैनिक रह चुका था। फिलहाल वो सेंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है, जो अभी अपने दोस्त नेल्सन और 2 नए कर्मचारियों को प्रैक्टिकल के लिए घने जंगल के बीचों बीच ले आया था। सब हंसी मजाक करते हुए घने जंगल के बीच छुपे हुए खतरों से अनजान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। डेविस ने सबको रुकने का इशारा किया। सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि यह पूरा इलाका बेहद ताकतवर और खूंखार गोरिल्लों का था। हालांकि डेविस जिन्हें पहले ही ट्रेन कर चुका था, लेकिन एक गोरिल्ला पावो, जो इस ग्रुप का नया सदस्य था, पावो काफी खतरनाक और बाकी मादा गोरिल्लाओं को परेशान कर रहा है। डेविस उसे शांत करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तभी एक बड़ी दुर्घटना घट गई। अगले ही पल पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। तभी उसका सबसे खास दोस्त जॉर्ज एक गोरिल्ला वहां आता है। एक और नए गोरिल्ला
को देखकर पावो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। डेविस बार बार कह रहा था भागना मत, लेकिन एक कर्मचारी डरकर भागने की कोशिश करता है। अगले ही पाल पावो उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन इससे पहले नया गोरिल्ला उस पर हमला करने ही वाला था। जॉर्ज बीच में आता है और पावो को जोर से धक्का मारकर भगा देता है। हालात शांत होने के बाद डेविस और जॉर्ज साइन लैंग्वेज में मजाक करते हैं। डेविस जॉर्ज को इशारों में समझाता है कि पावो अब परिवार का हिस्सा है, इसलिए उसे भी बचाना जरूरी है। डेविस मजाक में जॉर्ज से फिस्ट बम्प मांगता है, लेकिन जॉर्ज पहले उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो इंसानों की तरह समझदार हो चुका है। उसी रात सन्नाटे को चीरते हुए नीली रोशनी के साथ एक एयरक्राफ्ट कैप्सूल का मलबा सीधे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गिरा। जॉर्ज वहां पहुंचा तो देखा सिर्फ एक छोटे से कैन के गिरने से ही जमीन में गहरा गड्ढा बन गया था। जैसे ही उसने उस कैन को छुआ, एक तेज हरी गैस चारों तरफ फैल गई और अगले ही पल गोंग जोर से दहाड़ा। इसी दौरान दूसरा कैन भेड़ियों के इलाके में और तीसरा कैन एक मगरमच्छों से भरे तालाब में जा गिरा। डरने वाली बात यह रही कि यह वही खतरनाक सैंपल था जिसके असर से एक छोटा सा चूहा भी विकराल रूप ले चुका था। भेड़ियों के इलाके में एक भेड़िए ने उस गैस को सूंघ लिया। इधर तालाब में एक मगरमच्छ ने पूरा कैन ही निगल लिया। अगले दिन डेविस सैंक्चुरी पहुंचता है और नेल्सन से बुरी खबर सुनता है। जॉर्ज अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बेहद खतरनाक बन चुका है और उसने ग्रिजली भालू के एरिया में घुसकर उसे मार दिया। जब डेविस जॉर्ज को देखता है तो पता चलता है कि जॉर्ज खुद भी घायल है। जॉर्ज उदास होता है, उसे एहसास है कि उसने गलती की और वो इशारों में माफी भी मांगता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये है कि जॉर्ज का साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डेविस और उसकी टीम जांच करते हैं और उन्हें वहां एक कैनिस्टर मिलता है। डेविस उसे रिसर्च के लिए अपने पास रख लेता है। बाद में जब वो जॉर्ज के खून की जांच करता है तो उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन की इतनी खतरनाक मात्रा है कि जॉर्ज को तुरंत मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है। नेल्सन का कहना है कि जॉर्ज को मार देना चाहिए क्योंकि वो खतरा बन चुका है, लेकिन डेविस मना कर देता है। वो पहले सच्चाई जानना चाहता है। इधर दूसरी तरफ ब्रेट और क्लेयर, जो भाई बहन हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। उनकी कंपनी एनर्जी ने ही इस म्यूटाजेन एक्सपेरिमेंट के पीछे है। ब्रेट गुस्से में है क्योंकि स्पेस स्टेशन के नष्ट होने से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन क्लेयर खुश है क्योंकि उसके हिसाब से म्यूटेटेड चूहे का बनना ये साबित करता है कि प्रोजेक्ट रैम्पेज सफल हो चुका है। उसे और भी उम्मीद है क्योंकि मीटियर सोसाइटी की रिपोर्ट में एक कैनिस्टर की लोकेशन मिल गई थी। क्लेयर को पता चलता है कि एक कैनिस्टर ऐसा था जिसे खास तौर पर पृथ्वी पर गिरने को सहने के लिए बनाया गया था, इसलिए वह बर्क और उसकी प्राइवेट मिलिट्री टीम को उसे लाने के लिए भेजती है। बर्क की टीम जंगल में पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि कैनिस्टर पहले ही टूट चुका है और खाली है। साथ ही आसपास के सारे भेड़िए मरे हुए मिलते हैं। वो ये जानकारी क्लेयर को देते हैं। क्लेयर तुरंत समझ जाती है कि उनमें से एक भेड़िया म्यूटेट होकर खतरनाक बन चुका है, इसलिए वो बर्क को आदेश देती है कि उस जानवर को जिंदा पकड़ा जाए। उधर शहर में केट न्यूज देख रही होती है। दरअसल केट एक डॉक्टर है। उसे एथना एक के हादसे और जॉर्ज द्वारा भालू को मारने की खबर मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये सब उसी म्यूटाजेन का असर है। वो जल्दी से सैंक्चुरी पहुंचती है और डेविस को बताती है कि जो कैनिस्टर उसे मिला है वो उसी का बनाया हुआ है। डेविस पहले तो उस पर शक करता है, लेकिन केट जॉर्ज के सारे लक्षण सही बताती है। उसका तेजी से बढ़ना, गुस्सैल होना, जिससे साफ हो जाता है कि वो सच बोल रही है और शायद वही जॉर्ज को ठीक कर सकती है। असल में ये म्यूटाजेन जॉर्ज के डीएनए को बदल रहा है। इसमें दूसरे जानवरों का डीएनए मिल रहा है, जिससे जॉर्ज का शरीर तेजी से बढ़ रहा है और उसका व्यवहार भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन तभी जॉर्ज भूख और शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से अपना आपा खो बैठा, इससे पहले कि डेविस उसे शांत कर पाता। जॉर्ज ने पिंजरे की मजबूत सलाखों को तिनके की तरह उखाड़ फेंका। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते घबराए जॉर्ज ने दीवार के उस पार छलांग लगा दी। सामने से आती एक कार को उसने खिलौने की तरह मसल डाला। डेविस ने जॉर्ज को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अगले ही पल वहां एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। डेविस ने उनकी चाल भांप ली। उसने रुकने का इशारा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसी पल सैनिक ने जॉर्ज को निशाना बनाकर कई ट्रैंक्विलाइजर जॉर्ज पर दाग दिए। जॉर्ज जोर से दहाड़ा, लेकिन जल्दी ही दवा का असर होते ही जॉर्ज निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर जंगल में बर्ग और उसकी टीम उस म्यूटेटेड भेड़िए राल्फ तक पहुंच जाती है। वो हेलीकॉप्टर से उस पर फायर करके उसे गिरा देते हैं। फिर वे जमीन पर उतरकर उसकी लाश ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां लाश नहीं मिलती। सिर्फ एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखता है, जिसे देखकर कुछ सैनिक डर जाते हैं और अचानक राल्फ हमला कर देता है। वो एक एक करके सारे सैनिकों को मारने लगता है। टीम अपनी बंदूकों से जवाब देने की कोशिश करती है। हेलीकॉप्टर से भी मशीन गन चलती है, लेकिन अब राल्फ की स्किन इतनी मोटी हो चुकी है कि गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। राल्फ का साइज भी बहुत बढ़ चुका है। वह इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि सीधे हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे चकनाचूर कर देता है। अब जमीन पर बर्ग अकेला बचा है और आखिरी बार लड़ने की कोशिश करता है। तभी राल्फ पीछे से आता है और उसे एक झटके में निगल जाता है। शाम को डेविस और केट को FBI के एजेंट रसेल गिरफ्तार कर लेते हैं। उन पर जॉर्ज पर गैर कानूनी प्रयोग करने का आरोप लगता है। जॉर्ज को भी एक सरकारी विमान में कैद करके ले जाया जा रहा होता है और डेविस और केट भी उसी प्लेन में होते हैं। जब डेविस जॉर्ज को पिंजरे में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी
चोटें बहुत तेजी से खुद ब खुद ठीक हो रही हैं, जो ये दिखाता है कि म्यूटेशन और भी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। रसेल डेविस और केट से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन असल में वो मजाक उड़ाने में ज्यादा लगा रहता है। वो डेविस को ताना मारता है कि उसने आर्मी छोड़कर जानवरों की देखभाल शुरू कर दी, जैसे ये कोई बेकार फैसला हो। साथ ही वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, जबकि दोनों बार बार उसे चेतावनी दे रहे होते हैं कि जॉर्ज को प्लेन में रखना बहुत खतरनाक है। फिर रसेल एक और सच्चाई बताता है, केट को 2 साल पहले एनर्जीने से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने कंपनी की रिसर्च चुराने की कोशिश की थी। इसके लिए वो 13 महीने जेल में भी रही थी। ये सुनकर डेविस का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। मजबूर होकर केट मान लेती है कि उसके पास जॉर्ज का इलाज नहीं है। अब डेविस को समझ आ जाता है कि वो जिस पर भरोसा कर रहा था उसे खुद को भी कुछ पता नहीं है। उधर एनर्जीने में क्लेयर को पता चलता है कि केट पकड़ी गई है। ब्रेड को लगता है कि केट कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, इसलिए वो उसे खतरा मानता है। तभी एक बड़ा खुलासा होता है, क्लेयर के पास म्यूटाजेन का इलाज मौजूद है, लेकिन वो उसे अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो एक प्लान बनाती है। वो एक खास लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल चालू करेगी जो सारे म्यूटेटेड जानवरों को उसकी बिल्डिंग की तरफ खींचेगा। वहाँ मिलिट्री पहले से तैयार होगी जो उन सभी को मार देगी। इसके बाद क्लेयर उनका डीएनए इकट्ठा करके बेच देगी। मतलब पूरा खेल पैसे और पावर का है। इधर प्लेन में जॉर्ज को बेहोश रहना चाहिए था, लेकिन उस सिग्नल की वजह से वो अचानक जाग जाता है और बेहद गुस्से में होता है। वो पिंजरे को तोड़ देता है और पूरे प्लेन के अंदर तबाही मचाने लगता है। लोगों को ऐसे फेंकता है जैसे उनका कोई वजन ही नहीं हो। गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। रसेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसे आसानी से अपने पैर के नीचे दबा देता है। डेविस फिर से उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और सैनिक गोली चलाने लगता है और इससे जॉर्ज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। एक गोली गलती से विस्फोटकों के बॉक्स पर लग जाती है, जिससे बड़ा धमाका होता है और प्लेन का टरबाइन खराब हो जाता है। अब प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त जॉर्ज एक काट के बीच में फंस जाता है और डेविस तुरंत मौका देखकर खुद केट और रसेल को पैराशूट पहनाता है। तीनों सही समय पर प्लेन से कूद जाते हैं और पीछे प्लेन क्रैश हो जाता है। जॉर्ज उसके अंदर ही रह जाता है, लेकिन जब वे नीचे उतरकर क्रैश साइट चेक करते हैं तो जॉर्ज की लाश नहीं मिलती। जमीन पर एक लंबा निशान दिखता है, जिससे साफ पता चलता है कि जॉर्ज जिंदा है और वो भी शहर की तरफ जा रहा है। उधर एनर्जीने में क्लेयर गुस्से से पागल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि केट जिंदा बच गई है। तभी FBI वहां पहुंचती है और कंपनी के सारे रिसर्च और रिकॉर्ड जब्त करने लगती है। खुद को बचाने के लिए क्लेयर सारा दोष केट पर डाल देती है। वो एजेंट्स को कहती है कि इन सब खतरनाक जानवरों के पीछे केट का हाथ है। इधर डेविस का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। वो केट को छोड़कर जाने का सोचता है, क्योंकि उसे इंसानों की बुरी सच्चाई से नफरत हो गई है जो उसने पहले ही युद्ध के दौरान बहुत देखी है। वो याद करता है जब उसने जॉर्ज को बचाया था, तब जॉर्ज एक छोटा बच्चा था जो कार के नीचे छिपा हुआ था और सामने अपनी माँ को लोगों द्वारा मारे जाते हुए देख रहा था। लेकिन केट अपनी असली कहानी बताती है। वो कहती है कि उसने क्रिस्पर इसलिए बनाया था ताकि अपने भाई की जान बचा सके, जो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन कंपनी ने इस रिसर्च को हथियार बनाने की कोशिश की तो केट ने उसे खत्म करने की कोशिश की और इसी वजह से उसे जेल भेज दिया गया। जब वो जेल में थी तब उसका भाई मर गया। ये सुनकर डेविस उसे एक मौका देने का फैसला करता है। अब रसेल का भी रवैया बदल जाता है, क्योंकि डेविस और केट ने उसकी जान बचाई थी। वह अपनी टीम से संपर्क करता है और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कहता है। तीनों को एक एयरफोर्स बेस पर ले जाया जाता है, जहाँ कर्नल ब्लैक उन्हें फुटेज दिखाता है, जिसमें जॉर्ज और राल्फ दोनों शहर की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। डेविस तुरंत एक बात पकड़ लेता है। वो कहता है कि एक गोरिल्ला और एक भेड़िया ऐसे सीधी लाइन में एक ही जगह की तरफ नहीं जा सकते। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। केट भी यही समझती है। वो कहती है कि उन्हें किसी चीज द्वारा बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है क्लेयर ने कोई ऐसा सिग्नल चालू किया है और वो वहीं इंतजार कर रही है, शायद उस एंटीडोट के साथ। रसेल डेविस और केट की बात का समर्थन करता है, लेकिन कर्नल ब्लैक साफ मना कर देता है। वो किसी भी सिविलियन को इस मिशन में शामिल नहीं करना चाहता और उन्हें बाहर भेज देता है। बाहर आते ही डेविस सैनिकों से बात करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो सीधे लड़ाई पर उतर जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दोनों गार्ड्स को गिरा देता है। अब प्लान सीधा है हेलीकॉप्टर चुराना। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, रसेल उन्हें देख लेता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। रसेल उन्हें रोकने के बजाय खुद चाबी और एक फोन दे देता है ताकि वे संपर्क में रह सकें। यानी अब वो पूरी तरह उनके साइड में है। इधर कर्नल ब्लैक अपनी पूरी सेना के साथ उन म्यूटेटेड जानवरों को रोकने की कोशिश करता है। टैंक, भारी हथियार, बड़े बड़े धमाके, सब कुछ इस्तेमाल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी काम नहीं करता। उनकी ये टेक्नोलॉजी इन जानवरों के सामने बेकार है। राल्फ और जॉर्ज दोनों हर हमले को झेल जाते हैं और बदले में पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये एक तरफा तबाही है। अब ब्लैक को समझ आ जाता है कि ये कंट्रोल से बाहर जा चुका है, इसलिए वो शहर को खाली कराने का आदेश देता है। रसेल ये जानकारी डेविस को देता है, लेकिन डेविस तुरंत समझ जाता है इतने कम समय में पूरे शहर को खाली कर पाना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही जॉर्ज और राल्फ शहर में घुसते हैं, असली तबाही शुरू होती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरने लगती है, गाड़ियां खिलौनों की तरह टूटती हैं और जो भी हेलीकॉप्टर पास आता है उसे ये दोनों तुरंत गिरा देते हैं। मिलिट्री फिर से पूरी ताकत लगाती है। टैंक, मिसाइल
मिसाइल, भारी हथियार, लेकिन नतीजा वही जीरो असर। तभी नदी से लिजी म्यूटेटेड मगरमच्छ भी शहर में पहुंच जाती है। शहर में दाखिल होते ही उसने उस शिप को तहस नहस कर दिया जिस पर हजारों लोग सवार होकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पानी से बाहर आते ही वह जोर से दहाड़ा और यह पहली बार था जब मैंने किसी मगरमच्छ को दहाड़ते हुए सुना। अब तीनों मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं। लिजी अपने बड़े जबड़े से टैंक और जेट तक को चबा देती है। अब हालत यह है कि कोई प्लान काम नहीं कर रहा, इसलिए आखिरी कदम उठाया जाता है। ब्लैक अपने लोगों को आदेश देता है कि एक बड़ा बम तैयार किया जाए जो शहर के आधे हिस्से को उड़ाकर इन जानवरों को खत्म कर सके। रसेल आखिरी कोशिश करता है ब्लैक को समझाने की। वो कहता है कि डेविस और केट एंटीडोट लेने जा रहे हैं, बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन ब्लैक अब उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता क्योंकि उन्होंने उसका हेलीकॉप्टर चुरा लिया था। वो रसेल को ही बाहर निकाल देता है। उसी समय रसेल को एनर्जीने से मिले सबूतों की रिपोर्ट मिलती है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली गड़बड़ कहाँ है और वो तुरंत वहां जाकर लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला करता है। इधर बम लेकर एक फाइटर जेट उड़ान भर चुका होता है, मतलब टाइम लगभग खत्म है। दूसरी तरफ डेविस और केट एनर्जी इन बिल्डिंग पहुंच चुके थे। तभी रॉक को एक खौफनाक संदेश मिला। आधे घंटे में शहर पर बमबारी होने वाली थी। केट ने किसी तरह लैब से R19 एंटीडोट ढूंढ निकाला। उसने अभी कुछ एंटीडोट निकाले ही थे कि तभी क्लेयर और उसका भाई ब्रेड वहां आ धमके। बंदूक की नोक पर उन्होंने केट से एंटीडोट छीन ली और तभी अचानक डेविस पर गोली चला दी। क्लेयर के लिए केट को बंदी बनाना जरूरी था क्योंकि उसके लिए केट अब उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया थी। वे केट को लेकर बिल्डिंग की छत की ओर भाग गए जहां उनका हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही तीनों विशालकाय जानवरों ने बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि वह हेलीकॉप्टर से वहां से निकल पाए तभी केट की सांसें थम गई। हेलीकॉप्टर के ठीक पीछे से जॉर्ज अपनी छाती पीटते हुए निकला और जोर से दहाड़ा। जॉर्ज की भयानक दहाड़ सुनते ही डरपोक ब्रेड वहां से भाग निकला। क्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए हेलीपैड से नीचे उतर गई। गुस्से में पागल जॉर्ज ने पायलट को दबोचकर हवा में उछाल दिया। अनियंत्रित हेलीकॉप्टर केट के ऊपर ही गिरने वाला था कि तभी रॉक ने एनबग पर आकर उसकी जान बचाई। अच्छी बात यह रही कि केट ने एक एंटीडोट छिपा लिया था जिससे वह जॉर्ज को वापस होश में ला सकते थे। लेकिन मुसीबत यह रही कि वह उसे जॉर्ज को देंगे कैसे। इसके लिए चालाक केट ने क्लेयर का ही इस्तेमाल किया। उसने क्लेयर को दबोचा और वह एंटीडोट उसके बैग में डालकर उसे सीधे जॉर्ज के सामने धकेल दिया। जॉर्ज ने अपने बड़े पंजों में क्लेयर को दबोच लिया। जॉर्ज ने अगले ही पल अपना बड़ा सा मुंह खोला और एंटीडोट समेत क्लेयर को एक ही झटके में निगल लिया। उधर ब्रेड सीढ़ियों से भाग रहा होता है। वो एक लैपटॉप और एक लैब चूहा साथ ले जा रहा है ताकि बाद में फिर से बिजनेस शुरू कर सके। ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मुलाकात रसेल से होती है। अपनी जान बचाने के लिए उसने रसेल से सौदा किया और सारे सबूतों वाला लैपटॉप उसे सौंप दिया, ये कहते हुए कि यह सब उसकी बहन का किया धरा था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं रही। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकला, ऊपर से एक भारी भरकम मलबा उसके ऊपर आ गिरा। इससे पहले कि बिल्डिंग पूरी तरह ढहती, रसेल दूसरे दरवाजे से बाहर निकल भागा। बाहर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। लिजी और राल्फ बिल्डिंग को तबाह करने में लगे हैं जबकि जॉर्ज एंटीडोट की वजह से धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे ही बिल्डिंग गिरनी शुरू हुई, डेविस ने इंजन स्टार्ट किया। पूरी बिल्डिंग भयानक चरमराहट के साथ नीचे गिरने लगी। धूल का गुबार उठ गया। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। बेकाबू हेलीकॉप्टर हवा में गोल गोल गोते खाते हुए अचानक धूल के गहरे घने गुबार में समा गया। लेकिन दोनों बच जाते हैं। डेविस तुरंत एक जरूरी चीज नोटिस करता है, अभी भी बहुत सारे आम लोग आसपास फंसे हुए हैं। अब जॉर्ज भी कंट्रोल में है तो डेविस फैसला करता है कि वो लड़ाई में कूदेगा। उधर लिजी और राल्फ आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है लेकिन आखिर में लिजी राल्फ की गर्दन काटकर उसे मार देती है। अब फाइनल मुकाबला है जॉर्ज और लिजी। शुरुआत में जॉर्ज कमजोर पड़ता हुआ दिखता है। तब डेविस हेलीकॉप्टर से ग्रेनेड उठाकर लिजी पर फेंकता है। लेकिन सच्चाई ये है, अब लिजी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि इन धमाकों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लिजी पलटकर हमला करती है और जॉर्ज को एक बिल्डिंग से दे मारती है। एक लोहे की रॉड सीधे जॉर्ज के सीने में घुस जाती है। सीन यहीं खत्म हो सकता था। लिजी उसे खत्म करने आगे बढ़ती है लेकिन तभी डेविस बीच में आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर से जितने हथियार मिल सकते हैं सब इस्तेमाल करता है, सिर्फ लिजी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। प्लान काम करता है। लिजी डेविस के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी जॉर्ज आखिरी ताकत जुटाता है। वो अपने सीने में घुसी वही स्टील रॉड निकालता है, हवा में छलांग लगाता है और सीधे लिजी की आंखों में घोंप देता है। यहीं पर लिजी मर जाती है। उधर केट रसेल तक पहुंचती है और उसे एंटीडोट के बारे में बताती है। रसेल तुरंत ये खबर ब्लैक तक पहुंचाता है। ब्लैक स्क्रीन पर सब देखता है और समझ जाता है कि जॉर्ज अब दुश्मन नहीं रहा। वो तुरंत एयर स्ट्राइक कैंसिल कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जॉर्ज बेहोश होकर गिर जाता है। डेविस को लगता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज मर गया। वो टूट जाता है। कुछ देर के लिए सब खत्म जैसा लगने लगता है लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। जॉर्ज हल्का सा हिलता है। वो जिंदा है और वह बस मरने का नाटक कर रहा था। सब खत्म होने के बाद फिर डेविस के साथ एक फिस्ट बम्प और यही वह पल है जब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।